जज अरशद मलिक दबाव में आ चुके थे। फैसले के रोज इन्हें फैसले की कॉपी फैज हमीद के जवानों की जानिब से थमा दी गई। जो कोई वोट डाले वो ईमान से खारिज हो जाएगा। पूरे कानून को ओहदे से हटाना था। हुकूमती रिट का तिया पांचा हो चुका था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर जस्टिस सिद्दीकी को जुडिशल ऑफिस से हटा दिया गया था। करप्शन और सादिक और अमीन ना होने के इल्जामात लगाते आ रही थी जो नाकाम साबित हुए। टीएलपी को जनरल फैज का फैजाबाद धरने में ताउन रहा। जब नताइज सामने आए तो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ चुकी थी। जज साहब के साथ होने वाली इस मुलाकात में जनरल फैज ने बाजी पलट दी। जनरल फैज भी मुकम्मल मुतहरिक थे। आईएसआई पर अदालती कार्रवाई में मदाखलत का इल्जाम लगा दिया। जनरल फैज अपने प्लान के पहले हिस्से में कामयाब हो गए थे। वो जज साहब को मुकम्मल मॉनिटर कर रहे थे कि वो खुद भी प्रो पीएमएल एन ही है। नून लीग की कामयाबी वाज़ेह थी। पूरे कानून को ओहदे से हटाना था। धरने के दौरान हुकूमत ने कई बार मुजाहिरीन से धरना खत्म करने के लिए मुज़ाकरात भी किए जो नाकाम साबित हुए, लेकिन इसके बाद हुकूमत ने ऐसी गलती कर दी जिसका खुमियाजा फिर इन्हें भुगतना था, जो कि भुगता भी। हुकूमत ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन कर डाला जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद बजाय के धरना मुंतशिर होता, मजीद मुश्तल कारकुनों ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया। सब कुछ जनरल फैज हमीद की सोच के ऐन मुताबिक चल रहा था। अब हुकूमती ताबूत में आखिरी कील उस वक्त लगना था जब नाकाम ऑपरेशन के बाद हुकूमत ने आर्मी को मदद के लिए बुला लिया, लेकिन फौज ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि तशद्दुद करना कौमी मफाद और हमआहंगी के खिलाफ है। ये इनकार हुकूमत के लिए बड़ी सुबकी और हजीमत साबित हुआ था। हुकूमती रिट का तिया पांचा हो चुका था। अब हुकूमत के पास टीएलपी के मुतालबात मानने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही ना था। चुनांचे हुकूमत ने मुजाहिरीन से दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश की। इन मुज़ाकरात में जहां टीएलपी की नुमाइंदगी खादिम हुसैन रिजवी कर रहे थे, वहां हुकूमत की नुमाइंदगी वजीर दाखिला एहसन इकबाल कर रहे थे। लेकिन यहां एक और किरदार इन मुज़ाकरात को सुपरवाइज कर रहा था, बल्कि मैनेज कर रहा था, और इस किरदार का नाम मेजर जनरल फैज हमीद ही था। इनका नाम शायद अब मंजर आम से गायब रहता, लेकिन वो जैसे खुद ही अब अपने अया होने का वक्त तय कर चुके थे। जब मुआहदा तय पाया तो इस पर एहसन इकबाल और खादिम रिजवी के अलावा एक तीसरे फरीक के भी दस्तखत मौजूद थे। खुफिया इदारे से ताल्लुक रखने वाले जनरल फैज हमीद ने भी इस मुआहदे में जामिन यानी गारंटर की हैसियत से दस्तखत कर डाले। मुआहदे के तहत एहतजाज खत्म करने के बदले हुकूमत ने वजीर कानून को हटाने, गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और इन पर दायर मुकदमात के इखराज समेत तकरीबन सभी मुतालबात मान लिए। धरना खत्म तो हो गया और इस्लामाबाद मामूल की जिंदगी पर वापस भी आ गया, लेकिन नून लीग हुकूमत के लिए कुछ भी मामूल पर वापस ना आ सका। हुकूमत पर लान तान अब भी जारी थी, बल्कि इसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आने लगी। मुल्क के बड़े बड़े उलमा और पीर अपने कई अकीदतमंदों के बलबूते पर मुल्की सियासत पर, बल्कि आने वाले 2018 के इलेक्शन में इंतहाई अहम असर दिखा सकते थे, और फिर उन्होंने ऐसा करने का फैसला भी कर लिया। ये हजरात यकजान होकर नून लीग हुकूमत के खिलाफ फतवे जारी करने लगे, बल्कि मुल्क के नुमाया नाज उलमा हजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली, जिनमें कहा गया कि नून लीग को आने वाले आम इंतखाबात में जो कोई वोट डाले वो ईमान से खारिज हो जाएगा, यानी काफिर हो जाएगा। ये उलमा कुछ इस तरह यकजान हुए थे जैसे इनके नारे और फतवे किसी लड़ी में खास तौर पर परोए गए हों, जो यके बाद दीगरे तेज तर ही होते जा रहे थे। इत्तेफाकन फतवा देने वालों का बड़ा हिस्सा
ان مشائخ اور پیر حضرات پر مشتمل تھا جو دہائیوں سے فوج کا خاصا ہمدرد رہا تھا. یعنی جنرل فیض نے ان سب کو بخوبی ایکٹیویٹ کر دیا تھا جیسے وہ آن ڈیوٹی تو تھے ہی اسی واسطے. اب ان فتووں کا نتیجہ آنا باقی تھا اور وہ آنے بھی لگا. نون لیگ حکومت کے اکثر ارکان کے گھروں کا گھیراؤ ہونا شروع ہو گیا، بلکہ باقاعدہ حملے شروع ہو چکے تھے. خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی گئی، نواز شریف کو جوتا مارا گیا، احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ ہوا. اس کے بعد سرویز میں نون لیگ حکومت کی پوزیشن آنے والے الیکشن میں دن بدن کمزور تر ہوتی جا رہی تھی. دوسری جانب 2018 کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ پارلیمانی منظرنامہ بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور اس بدلتی صورتحال کی ہوا نون لیگ کے خلاف ہی چل رہی تھی. جنرل فیض نے جہاں کئی سیاستدانوں کو فیض عطا کرنا شروع کر دیا، وہاں نون لیگیوں سے فیض واپس لینے لگے. نون لیگ کے ارکان پارٹی چھوڑنے لگے تھے. کئی سیاسی دھڑے جو تقریباً ہر الیکشن سے ہی پہلے یکجان ہو کر پارٹی تبدیل کرتے تھے، اب 2018 کے انتخابات سے قبل نون لیگ اور دیگر جماعتیں چھوڑ کر تیزی سے پی ٹی آئی میں شامل ہونے لگے. اتفاقاً ان سیاسی دھڑوں کا تعلق اس قبیلے سے تھا جو اپنے سیاسی مخالفین پر تو تنقید کے شدید نشتر برساتے، لیکن فوج کے خاصے ہمدرد اور انتہائی قریب متصور ہوتے تھے. جنرل فیض اپنے ایکشنز میں کامیابیاں سمیٹ رہے تھے. پی ٹی آئی کے حکومت بنانے کے چانسز ہر گزرتے دن کے ساتھ روشن ہوتے جا رہے تھے. دوسری جانب نون لیگ اپنی پارٹی متحد رکھنے میں اب بھی ناکام نظر آ رہی تھی، یا شاید ان کے متحد رہنے کی ہر کوشش جنرل فیض کی طرف سے ناکام بنائی جا رہی تھی. اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ سیاسی طور پر سب سے کمزور صوبہ یعنی بلوچستان میں نون لیگی ارکان اسمبلی اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف ہو گئے. جہاں اتحادی جماعتوں کے وزراء وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کی کابینہ سے استعفے دے رہے تھے، وہاں نون لیگی وزراء بھی کابینہ چھوڑنے لگے. یہ ارکان وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہتے کہ اب ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں. جنرل فیض اس ساری ایکٹیویٹی کو لمحہ بلمحہ سپروائز کر رہے. ثناء اللہ زہری کے خلاف کامیاب تحریک عدم اعتماد دیوار پر لکھی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے خود ہی 9 جنوری کو استعفیٰ دے دیا. جنرل فیض اپنے پلان کے پہلے حصے میں کامیاب ہو گئے تھے اور پھر 3 روز بعد ایک ایسی جماعت کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا جس کے ارکان کی تعداد محض 5 یعنی 5 تھی. 65 ارکان کی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے کم از کم 33 ارکان کی حمایت ضروری تھی، اور یہ میدان پی ایم ایل کیو سے تعلق رکھنے والے عبدالقدوس بزنجو نے فتح کر لیا، جو 41 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے. ان کے حق میں ڈالے گئے ووٹ کی ایک بڑی تعداد نون لیگ کے منحرف ارکان اسمبلی سے آئی تھی. شاید سیاسی طور پر کمزور صوبے میں سیاسی تبدیلی سے نون لیگ کو زیادہ فرق نہ پڑتا، لیکن کہانی میں جنرل فیض نے ایک ٹویسٹ بھی شامل کر رکھا تھا جو نون لیگ کے لیے اسلام آباد کے ایوانوں میں گہرا ڈینٹ ڈالنے والا تھا. یہ ڈینٹ تھا اسی سال ہونے والے سینٹ الیکشن 2018. 104 ارکان کے ایوان میں ملک بھر سے 52 سینیٹرز کے انتخاب کے لیے 3 مارچ کو سینٹ الیکشن ہونا طے تھا. بلوچستان سے 11 سینیٹرز کا انتخاب ہونا تھا. بلوچستان اسمبلی میں میجورٹی جماعت ہونے کے باعث نون لیگ کی کامیابی واضح تھی، لیکن جب انتخابی عمل مکمل ہوا تو جنرل فیض کے جوڑ توڑ نے کمال دکھا ڈالا تھا. نون لیگ کا ایک بھی امیدوار سینیٹر منتخب نہ ہو سکا، بلکہ ایسے 6 سینیٹرز منتخب ہو گئے جن کی کوئی سیاسی وابستگی تو نہ تھی، لیکن انہیں نون لیگ کے ان تمام ممبران اسمبلی کی مکمل سپورٹ حاصل رہی جنہوں نے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی نون لیگی ارکان اسمبلی کی حمایت سے
4 आजाद सेनेटर्स फाटा से मुंतखब हो गए। नून लीग 2018 के आम इंतखाबात से पहले एक बड़े मार्के में शिकस्त खा गई थी। नून लीग के जख्म पर मजीद नमक जनरल फैज हमीद ने उस वक्त लगाना मुनासिब समझा जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मरहला आया। चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए 53 अरकान की हमायत जरूरी थी। 1/3 मेंबरान होने के बायस नून लीगी उम्मीदवार राजा जफरुल हक की जीत के कवी इम्कानात थे, लेकिन फिर जनरल फैज से फैज याब होने वाली जमातें देखते ही देखते ऐसे उम्मीदवार की हमायत में सामने आ गईं जो ना सिर्फ पहली दफा सेनेटर मुंतखब हुए थे बल्कि सिरे से इनका कोई सियासी बैकग्राउंड ही ना था, इन्हें कोई ठीक से जानता तक ना था। इसके बावजूद बलोचिस्तान से मुंतखब 600 कार्ड आजाद उम्मीदवारों के नामजद उम्मीदवार सादिक संजरानी की सपोर्ट में अचानक से एक गैर फितरी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम की सूरत में सामने आ गया। जो जमातें अब तक एक दूसरे पर बद इंतजामी, करप्शन और सादिक और अमीन ना होने के इल्जामात लगाते आ रही थी, इन्होंने मिलकर यकजान होकर सादिक संजरानी को 57 वोट डलवाकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा दिया। जहां सियासी इंजीनियरिंग में हर रोज जनरल फैज अपने जोहर दिखा रहे थे, वहीं वो अदलिया को भी बखूबी मैनेज कर रहे थे। दीगर मसरूफियात के साथ साथ वो अदालती फैसलों का महाज भी संभाले हुए थे। इनकी खसूसी काविशों से पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से नवाज शरीफ पर एहतसाब अदालत में मुकदमात मुकम्मल आबोताब से जारी थे। नवाज शरीफ अपने खिलाफ चलने वाले मुकदमात से मुतल्लिक फिक्रमंद थे ही कि 6 जुलाई 2018 को अदालत ने इन्हें एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल और मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अलबत्ता अपील के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर डाला और रिमार्क्स दिए कि नैब साबिक वजीर आजम और इनके अपार्टमेंट्स के दरमियान दुरुस्त माली रब्त साबित न कर सकी। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी भी खुलकर जनरल फैज हमीद के खिलाफ मैदान में आ चुके थे। 21 जुलाई 2018 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में एक तकरीर करते हुए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आईएसआई पर अदालती कार्रवाई में मदाखलत का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि आईएसआई के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि वो चाहते हैं कि 25 जुलाई को मुल्क में होने वाले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज जेल से बाहर ना आए। ये इलेक्शन से 4 रोज पहले ऐसा दावा था कि जिसे जनरल फैज ने इलेक्शन में नून लीग के हक में कैंपेन करने के मुतरादिफ जाना। इससे एहतसाब अदालत की नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा का असर जायल हो सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी और जनरल फैज अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। नून लीग का मोमेंटम जैसे जमीन बोस ही हो गया था, जिसे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की स्टेटमेंट भी रेस्क्यू ना कर सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हार दीवार पर साफ लिखी थी। 25 जुलाई 2018 को मुल्क भर में इंतखाबात का दंगल सज गया। जब नताइज सामने आए तो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ चुकी थी, जिसके बाद जनरल फैज के ताउन से पीटीआई ने इन आजाद मेंबरान असम्बली और जमातों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बना ली, जिनके सियासी अफकार उसी तरफ झुकाव रखते थे जहां एस्टैब्लिशमेंट का किबला होता था। और जाहिर है इस बार ये किबला इमरान खान ही था। अलबत्ता नून लीग की शिकस्त में सबसे अहम किरदार इमरान खान ने नहीं, बल्कि जनरल फैज के सबसे अहम खिलाड़ी टीएलपी ने अदा किया था। पंजाब में टीएलपी ने खत्मे नबूवत के नारे की बुनियाद पर नून लीग के रवायती वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर अपने साथ मिला लिया था, जिसके बाद इलेक्शन में वोटर तनासुब के लिहाज से टीएलपी मुल्क भर में तीसरी सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई। और यह कारनामा इस जमात ने अपने पहले इलेक्शन में कर दिखाया। अलबत्ता इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करने के बावजूद
तहरीक लब्बैक अपना एक भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब न करवा सकी। शायद इस नौ कायम शुदा जमात को असम्बली तक पहुंचाना जनरल फैज का मिशन था भी नहीं। अलबत्ता जिस काम के लिए टीएलपी को जनरल फैज का फैजाबाद धरने में ताउन रहा, वो काम इस जमात ने बखूबी अदा कर दिया था। यानी नून लीग की दर्जनों सीटों पर हार इन चंद वोटों के फर्क से ही थी जो इनके खाते से निकलकर अब टीएलपी को पड़ चुके थे। इलेक्शन तो हो गया और तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी आ गई, लेकिन जनरल फैज अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ माजी की मुलाकातों में होने वाली तलखियों और पिंडी बार में मुतनाज़ तकरीर करने पर स्कोर सेटल करना चाहते थे। जनरल फैज जस्टिस सिद्दीकी को जज के ओहदे ही से बर्खास्त करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। चुनाचे जज साहब के खिलाफ एक दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इरसाल करवा दी गई और फिर वो हुआ जो जनरल फैज की ख्वाहिश और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तवक्को थी। बतौर जज नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर जस्टिस सिद्दीकी को जुडिशल ऑफिस से हटा दिया गया था। वो 11 अक्टूबर 2018 से दफ्तर से निकाले गए और दोबारा मुलाजमत के दरवाजे भी इन पर बंद कर दिए गए। इस सारे अरसे में एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप ऑफशोर कंपनी का ट्रायल भी मुकम्मल हो गया। हैरान कुन तौर पर 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को इस केस में शवाहिद की कमी के बायस बरी कर दिया गया। ये इनके लिए एक बड़ा रिलीफ था, लेकिन इस रिलीफ में एक ट्विस्ट भी था। जनरल फैज ने नवाज शरीफ के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा था। जनरल फैज अब भी अदालतें मैनेज कर रहे थे, जज क्या फैसला देगा ये वही तो तय कर रहे थे। 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की तरफ से दायर तीसरे रेफरेंस अल अजीजिया स्टील मिल का केस भी एहतसाब अदालत में लग चुका था। इस केस की कार्रवाई फ्लैगशिप रेफरेंस के साथ साथ ही चल रही थी और इन दोनों मुकदमात का फैसला एक ही जज ने सुनाना था। नवाज शरीफ को शुबा था कि हालात के तनाजुर में इस केस का फैसला इनके खिलाफ ना हो जाए। वो अल अजीजिया स्टील मिल केस में बहरहाल कुछ लूप होल्स के बायस फिक्रमंद थे। चुनाचे जनरल फैज के साथ साथ नवाज शरीफ भी मुतहर्रिक हो गए, लेकिन अपने हक में फैसला करवाने के लिए नवाज शरीफ ने शाहिद खकान अब्बासी, जो उस वक्त वजीर आजम थे, से कहा कि जज अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के उस कमरा नंबर 2 का जज लगा दिया जाए जहां इनका केस चलना था। मियां नवाज शरीफ को जज अरशद मलिक की सिफारिश कारोबारी शख्सियत की तरफ से आई जो इनके करीबी दोस्त भी थे। जज अरशद मलिक की जानिब से मियां साहब को कॉमन दोस्त के जरिए ये यकीन दिला दिया गया था कि केस का फैसला इनके हक में आएगा। मियां साहब मुतमिन हो चुके थे, लेकिन दूसरी जानिब जनरल फैज भी मुकम्मल मुतहर्रिक थे, मैदान में मद्दे मुकाबिल थे। वो जज साहब को मुकम्मल मॉनिटर कर रहे थे और हर गुजरती पेशी के साथ जहां मियां साहब का एतमाद बढ़ रहा था, जनरल फैज का माथा ठनकने लगा था कि जज अरशद मलिक फैसला नवाज शरीफ के हक में देने जा रहे हैं। बल्कि फैसला सुनाने से 3 रोज कबल जज अरशद मलिक ने बाकायदा नवाज शरीफ को मुबारकबाद दे डाली। लेकिन दूसरी जानिब जनरल फैज ने अपना आखिरी पत्ता फेंकते हुए जज अरशद मलिक को अपने पास मदऊ कर लिया। जज साहब के इनकार पर जनरल फैज के जवान जज अरशद मलिक को खुद रिसीव करने आ गए। जज साहब के साथ होने वाली इस मुलाकात में जनरल फैज ने बाजी पलट दी थी और इनका तीर जज अरशद मलिक के सामने निशाने पर लग चुका था। वो यूं कि जज अरशद मलिक को इनकी कुछ ऐसी वीडियोस दिखा दी गईं जो जज अरशद मलिक के लिए रुसवाई का बायस बन सकती थी। जज अरशद मलिक दबाव में आ चुके थे। फैसले के रोज इन्हें फैसले की कॉपी फैज हमीद के जवानों की जानिब से थमा दी गई, जिस पर इनका इख्तियार सिर्फ दस्तखत करने तक था और उन्होंने दस्तखत कर भी दिए। अब जनरल फैज के ट्विस्ट जाहिर होने की बारी थी। जहां नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया था,
वहां अल अजीजिया रेफरेंस में इन्हें 7 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। नवाज शरीफ को सजा हो गई और वो जेल भी चले गए। इस सारे अरसे में जनरल फैज का पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल्स में इतना असर और रसूख था कि 2018 के आम इंतखाबात के दौरान उन्होंने खुद चकवाल से अपने एक करीबी साथी के लिए पीटीआई उम्मीदवार की दरखास्त भर दी और उम्मीदवार को कहा कि ना सिर्फ तुम्हारी दरखास्त मंजूर होगी बल्कि तुम रुकन पार्लियामेंट भी मुंतखब हो जाओगे। लेकिन इनकी कराबतदारी सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं थी बल्कि अपोजिशन से भी अच्छे मरासिम थे। इसका अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि जब पीएमएलएन के जनरल कयूम जनरल फैज से मिलने आए और अपोजिशन के साथ लचक इख्तियार करने की अपील की तो जवाबन जनरल फैज ने इनसे कहा कि वो खुद भी प्रो पीएमएलएन ही है। कहा जाता है कि 2019 में फजलुर रहमान के एहतजाजी धरने के मौके पर जब इमरान खान हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा था और खदशा था कि धरना कहीं डी चौक ना मूव कर जाए तो वो जनरल फैज ही थे जिन्होंने मौलाना से मुलाकात की और इन्हें धरना खत्म करने पर राजी कर लिया। ये जाहिर करता है कि इनके तकरीबन हर सियासी जमात के साथ ताल्लुकात थे और खासे ठीक भी थे।